हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू अकेडमी चैनल। जैसा कि मैंने स्टार्ट किया एवोल्यूशन, इसका 2 लेक्चर हो गया है जिसमें मैंने पढ़ाया था पहले लेक्चर में ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे होती है। ठीक है, कौन कौन से साइंटिस्ट थे, जिनकी क्या थ्योरी थी, कैसे लाइफ पहली बार अर्थ पे आया, ये सभी हमने पढ़ा था। ठीक, इसके अलावा हमने पढ़ा था कि क्या था इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म, एक थ्योरी, इनके बारे में पढ़ा। इसके अलावा एविडेंसेस क्या थे, इसको कंप्लीट किया। फिर दूसरे लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था एडाप्टिक रेडिएशन क्या होते हैं, इसको कंप्लीट किया। साथ में हमने देखा बायोलॉजिकल इवोल्यूशन क्या होता है। इसके अलावा हमने मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन पढ़े विद इसके साथ हमने पढ़ा हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को पढ़े थे। ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी थी हमारी 2 लेक्चर में। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि ये ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन, किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा यूनिवर्स है लगभग 20 बिलियन ईयर एगो पहले बना था। सबसे पहले हमारा यूनिवर्स बना, इसके बाद जो हमारा अर्थ की फॉर्मेशन, हमारा अर्थ 4.5 बिलियन ईयर एगो पहले बना था। अगर हम आज से चले तो 4.5 बिलियन ईयर एगो पहले चले तो हमारा अर्थ की फॉर्मेशन हुई थी। जब हमारा अर्थ बना उसके 500 मिलियन ईयर एगो के बाद क्या बना, पहली बार लाइफ हमारे अर्थ पे आई। आज से अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 बिलियन ईयर एगो पहले। तो अब हम यही देखेंगे कि जब हमारा अर्थ बना तो फिर सबसे पहले कौन सा ऑर्गेनिज्म आके यहाँ पे एग्जिस्ट किया। ठीक है, कैसे कैसे लाइफ आई, तो वही आज हम लोग पढ़ेंगे। अब ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है, हम लोग एक ब्रीफ अकाउंट पढ़ेंगे किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है। अबाउट 2000 मिलियन ईयर एगो द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ द लाइफ अपीयर ऑन द अर्थ। लगभग 2000 मिलियन ईयर एगो पहली बार सेलुलर फॉर्म ऑफ द लाइफ आया कि सेल बने। ठीक है, उससे पहले भी जो लाइफ आई थी ना, उसमें क्या बोल सकते सेल नहीं थे। लेकिन जब 2000 मिलियन ईयर एगो पहले की बात करते तो पहली बार क्या हुआ, अर्थ पर लाइफ तो आई, लेकिन कैसी है, सेलुलर फॉर्म आई, मीन्स कि सेल बने। ठीक है, the mechanism of how non-cellular aggregate of the giant macromolecule could evolve into cell with membranous involved is not known। ठीक है, अभी तक ये नहीं जाना गया कि जो नॉन सेलुलर बड़े बड़े गाइंट मॉलिक्यूल थे, मतलब कि पिगमेंट्स हो गए, आरएनए, पॉलीसेक्राइड्स, ठीक है, डीएनए, ये सारी चीजें जो एक साथ इकट्ठा होके एक क्या बना दी, एक मेम्ब्रेनस बना दी। ठीक है, पूरा एक मेम्ब्रेन बना दी, मीन्स एक सेल की फॉर्मेशन हो गई। लेकिन ये अभी तक नहीं जाना गया कि कैसे प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड्स, ठीक है, आरएनए, डीएनए, पिगमेंट से कैसे एक साथ इकट्ठा हो गई, कैसे एग्रीगेट होके एक सेलुलर फॉर्म ऑफ द लाइफ कैसे बना, ये अभी तक नहीं जाना गया है। सम ऑफ दीज सेल हैड द एबिलिटी टू रिलीज ऑक्सीजन। इनमें से कुछ सेल के पास क्या थी, एबिलिटी थी कि ऑक्सीजन को रिलीज कर सके। अब ये ऑक्सीजन कैसे रिलीज कर पा रहे होंगे ये सेल, अब देखिए यहाँ पे मैकेनिज्म दिया हुआ है। द रिएक्शन, अब कौन सी रिएक्शन की बात कर रहा है, देखिए, द रिएक्शन कुड हैव बी सिमिलर टू अ लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस वेयर द वाटर इज split with the help of solar energy capture and channelized by the appropriate light harvesting pigment। जैसे कि हम जानते हैं कि जो लाइट रिएक्शन होता है ये कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ढेर सारे जो ग्रेना होते हैं उनमें ही क्या होता है, लाइट रिएक्शन होता है। डार्क रिएक्शन जो होता है स्ट्रोमा में होता है। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, जो पीएस सेकेंड है, फोटो सिस्टम सेकेंड है, यहाँ पे जो वाटर होगा इस पे जब यूवी रेडिएशन गिरेगी, सनलाइट गिरेगी, तो ये किस में ब्रेक हो जाते हैं, ऑक्सीजन में। ठीक है, इसके अलावा ये प्रोटॉन्स बनाते हैं, प्रोटॉन ग्रेडियंट बहुत ज़रूरी है, तभी जाके एटीपी की सिंथेसिस होती है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या हुआ कि जो ऐसे सेल थे जिन पे लाइट गिरी, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकडाउन हुआ वाटर का, जिसकी वजह से क्या हुआ, प्रोटॉन बने होंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन निकला, इलेक्ट्रॉन बने होंगे। तो यहाँ पे जो फोटो सिस्टम सेकेंड में जिस तरीके से मैकेनिज्म है, ऐसे यहाँ पे जो सेलुलर पहली बार जो सेल बना है, ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सेल है जिसके ऊपर सनलाइट आ रही है, यहाँ पे पानी टूट रहा है, किसकी हेल्प से, सोलर एनर्जी की हेल्प से, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे भी कुछ हार्वेस्टिंग पिगमेंट है, लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि लाइट के गिरने से यहाँ पे वाटर स्प्लिट होके इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन और प्रोटॉन में बदल रहा है। ठीक है, इसी वजह से जो ऑर्गेनिज्म है या फिर सेलुलर फॉर्म ऑफ जो लाइफ है ये ऑक्सीजन को रिलीज कर रही है एनवायरनमेंट में। ठीक है, स्लोली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बिकम मल्टी सेलुलर लाइफ फॉर्म। फिर धीरे धीरे टाइम बीतता गया, तब जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म थे हम मल्टी सेलुलर में बदलने लगे, मतलब कि एक सेल से अब ढेर सारे सेल में बदलना स्टार्ट हो गए। मीन्स अब ऐसे ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं जिनकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं। By the time of 500 million year ago, invertebrates were form and active। ठीक है, लगभग 500 मिलियन ईयर एगो पहले की कहानी की बात की जाए तो यहाँ पे इन्वर्टिब्रेट्स आना स्टार्ट हुए, वो एक्टिव होना स्टार्ट हुए। ठीक है, जॉलेस फिश प्रोबेबली इन्वॉल्व अराउंड द 350 मिलियन ईयर एगो। ठीक है, जो जॉलेस फिश थी, ऐसी फिश हम बोल सकते हैं क्लास
साइक्लोस्टोमेटा की जो मछलियां हैं उनके पास क्या है, जॉ नहीं पाई जाती हैं, ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा की। तो वो वाली फिशेस क्या हुई, आना स्टार्ट हुई। कब आना स्टार्ट हुई, 350 मिलियन ईयर एगो पहले की कहानी है, ठीक है। 500 मिलियन ईयर एगो पहले क्या हुआ, इन्वर्टिब्रेट्स आ गए, अर्थ पे एक्टिव भी हो गए, ठीक है। इसके अलावा 350 मिलियन ईयर एगो पहले क्या हुआ, एक जॉलेस फिशेस आना स्टार्ट हो गई। अब देखते हैं, सी बीड्स एंड फ्यू प्लांट एग्जिस्ट प्रोबेबली अराउंड 320 मिलियन ईयर एगो। लगभग 320 मिलियन ईयर एगो पहले क्या हुआ कि यहाँ पे सी वीड्स और कुछ प्लांट्स आना स्टार्ट हो गए। सी वीड्स कहाँ आएंगे, समुद्र के अंदर जो पानी है उसके अंदर प्लांट्स आना, ग्रो करने लगे। कुछ प्लांट्स लैंड्स पे भी आना स्टार्ट हो गए, ठीक है। ये कब हुआ, 320 मिलियन ईयर को पहले, ठीक। वी टोल्ड दैट द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट इन्वेडेड लैंड वेयर प्लांट। हम ये कह सकते हैं कि जो पहले ऑर्गेनिज्म होंगे जो लैंड पे आए होंगे वो कौन होंगे, प्लांट होंगे, ठीक है। ये प्लांट जो होंगे पहले ऑर्गेनिज्म है जो लैंड पे आए। बाकी जितनी सारी चीजें हैं, चाहे जॉली फिश हो गई, ठीक है, चाहे सीवीड्स या कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जो लैंड पे आए होंगे, वो पहले होंगे। और हम बात कर सकते हैं कि जो भी पहला सेलुलर फॉर्म जो लाइफ आया है वो कहाँ, सब कुछ ऑरिजिनेट कहाँ से हो रहा है, वाटर से हो रहा है। सबसे पहली बार अगर कोई पहला कदम रखा होगा लैंड पे तो प्लांट्स होंगे जो आके वो पहले ग्रो किए, इसके बाद एनिमल वगैरह बने, ठीक है। तो जितनी भी लाइफ ऑरिजिनेट हुई है, स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, वाटर से हुई है, ठीक है, पानी से स्टार्ट हुआ है। और पहली बार लैंड पे कौन आया है, प्लांट्स आए हैं। दे वेयर वाइड स्प्रेड ऑन लैंड व्हेन द एनिमल इन्वेडेड लैंड, ठीक है। ये पूरी तरीके से फैल गए, प्लांट जब लैंड पे आए पूरी तरीके से, बोल सकते हैं कि पूरी तरीके से लैंड पे कवर कर गए, तब जाके क्या है, एनिमल्स आना स्टार्ट हुए। फिश विथ स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन कुड मूव ऑन लैंड एंड गो बैक टू वाटर। कुछ ऐसी मछलियां थी जिनके पास स्ट्रॉन्ग, बोल सकते हैं स्टाउट था, विंग्स थी इनकी स्ट्रॉन्ग, जिसकी वजह से वो पानी से निकलती थी, वाटर से लैंड पे आती थी, फिर क्या करती थी, वाटर में चली जाती थी। मीन्स कि ऐसे ऑर्गेनिज्म थे, पानी से आए, लैंड पे गए, फिर लैंड से पानी में आ गए, जैसे एम्फीबियन जैसा कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। दिस वॉज कुड 350 मिलियन ईयर एगो पहले। ये कहानी कब की है, 350 मिलियन ईयर एगो पहले की है, जब कौन आया था, जॉलिश फिश आई थी, ठीक है। शायद इन्हीं से कुछ रिलेटेड कहानी होगी। आगे देखते हैं। इन 1938 a fish catch in South Africa happened to be coelacanth which was thought to be extinct, ठीक है। 1938 में साउथ अफ्रीका में एक मछली को पकड़ा गया। ऐसा सोचा जा रहा था कि मछली पूरी तरीके से विलुप्त हो गई, लेकिन ऐसा नहीं था, वो मछली वहां प्रेजेंट थी साउथ अफ्रीका में, ठीक है। उसका नाम था कोलियोकैंथ। दिस एनिमल इज कॉल्ड लोबविंस, इन्वॉल्व इनटू द, किसमें इन्वॉल्व है, देखिए, फर्स्ट एम्फीबियन दैट लाइव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर, ठीक है। जो हम लोग कहानी अभी देख रहे थे कि 350 मिलियन ईयर एगो पहले जो बोल सकते हैं जॉलिस्ट फिशेस थी, वो क्या करती थी, पानी में रहती थी, लैंड पे आती थी, घूम के फिर पानी में चली जाती थी। फिर कुछ टाइम बाद माना गया कि ये सारी जो फिशेज है ना, ये विलुप्त हो गई हैं। लेकिन 1938 में देखा गया कि जो साउथ अफ्रीका है वहां पे एक मछली पकड़ी गई जिसका नाम है कोलियोकैंथ, या फिर हम बोल सकते हैं लोबविंस, ठीक है। यहाँ पे देखिए उसको पकड़ा गया, फिर इसको देखा गया कि ये भी पूरी तरीके से विलुप्त नहीं हुई है, ये प्रेजेंट है। ये क्या कैरेक्टरिस्टिक शो कर रही है, एम्फीबिया जैसा, कि ये पानी में भी रहती है और लैंड पे भी रहती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। देयर आर नो स्पेसिमेन ऑफ लेफ्ट विथ अस। अब उसका कोई भी स्पेसिमेन हमारे साथ नहीं बचा है, ठीक है। हाउएवर दीज वेयर द एंसेस्टर ऑफ द मॉडर्न डे फ्रॉग एंड सैलमेंडर, ठीक है। जो ये फिश थी लोबविंस, ये क्या है, ये मॉडर्न डे में जो हम एम्फीबियन देखते हैं ना, चाहे फ्रॉग हो गया चाहे सैलमेंडर हो गया, ये इसके क्या हैंगे, एंसेस्टर हैं, इनके पूर्वज रहे होंगे। द एम्फीबियन इन्वॉल्व इनटू रेप्टाइल, जो एम्फीबियन है अब ये किस में बदल रही है, रेप्टाइल्स में बदल रही है। मीन्स हम लोग अब क्लासेस पे आगे बढ़ते जा रहे हैं। दे ले थिक सेल्ड एग विच डू नॉट ड्राई अप इन सन अनलाइक दोस ऑफ एम्फीबियन। जो रेप्टाइल है ना, अब ये जमीन पे आ गए हैं, ये अपने अंडे ना खुले आसमान के नीचे दे रहे हैं। क्यों दे पा रहे हैं, क्योंकि इनके जो एग है ना उनके ऊपर क्या है, बाहर से कवरिंग है, शेल किसकी, कैल्शियम की बनी हुई, जिसकी वजह से जो अंदर में उनका जो एम्ब्रियो वगैरह जो बन रहा होगा, अंदर जो बच्चा बन रहा होगा, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सन चाहे जितना पड़े, क्योंकि उसके ऊपर क्या है, एक बोल सकते हैं बाहर से एक कवरिंग है, एक शेल्ड है, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है। लेकिन एम्फीबियन में क्या था कि उनके पास जो एग देते थे, एग तो सही था, सब कुछ सही था, लेकिन उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं थी। अगर उस पर धूप पड़ता ना तो वो एवापोरेट हो जाते, मीन्स वो ड्राई हो जाता, सूख जाता, तो फिर बच्चा नहीं हो पाता उसमें से, ठीक है। अगेन वी ओनली सी दियर मॉडर्न डे डिसेंडेंट द टर्टल्स, टॉर्टोटाइल्स एंड क्रोकोडाइल्स। अभी हम सिर्फ मॉडर्न डे पे हम रेप्टाइल्स के क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको मॉडर्न डे के रेप्टाइल दिख रहे हैं, यहाँ पे हम एंसेस्टर्स को नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है।
यहाँ पे जैसे टर्टल हो गया, टोटोटाइल्स हो गया और क्रोकोडाइल, ये सब क्या है, रेप्टाइल्स हैं, ठीक है। इन द नेक्स्ट 200 मिलियन ईयर और सो द रेप्टाइल ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज डोमिनेटेड ऑन द अर्थ, ठीक है। लगभग 200 मिलियन ईयर अगो की कहानी है। अगले 200 मिलियन ईयर अगो के बाद क्या हुआ, जो रेप्टाइल हुआ ना, इसने पूरे अर्थ पे अपना कब्जा जमा लिया, ठीक है। ये डिफरेंट शेप एंड साइज के थे, कोई बहुत बड़ा था, कोई बहुत छोटा था, ठीक है। सबका जो साइज या शेप था डिफरेंट था। जाइंट फर्न टेडोफाइट्स वेयर प्रेजेंट बट दे आर फिल टू बिकम अ क्वेल डिपोजिट स्लोली, ठीक है। जो टेडोफाइट्स के बारे में पढ़ते, जो बड़े बड़े टेडोफाइट्स या बड़े बड़े जो फर्न होंगे वो थे, लेकिन वो गिर गए, ठीक है। इसके बाद वो किस में डिपोजिट बनते गए, कोयल में बनते गए। कोयला जो हम आजकल देखते हैं ना ब्लैक कलर का, ठीक है, वो कैसे है, वो किस चीज से बना हुआ है, ये टेडोफाइट्स है ना, वो धीरे धीरे डिकम्पोजिशन हुआ इनका, कई टाइम लगा इनको, काफी समय लगा, तब जाके कोयल में बदले, ठीक है। Some of these land reptiles went back into water to evolve into the fish-like reptile probably 200 million year ago. Example Ichthyosauros. कुछ ऐसे रेप्टाइल थे जो लैंड पे तो रहते थे, अब ये कहाँ चले गए, पानी में चले गए, ठीक है। पानी में चले गए, अपने आप को फिश बना लिए, फिश जैसे रेप्टाइल थे, ठीक है। कि ये लैंड पे रहते थे ऐसे रेप्टाइल, कहाँ चले गए, पानी में चले गए, पानी में रहना उनको अच्छा लगने लगा तो वो पानी में शिफ्ट हो गए। तो ऐसे रेप्टाइल क्या हो गए, फिश जैसा कैरेक्टरिस्टिक शो करने लगे। जैसे एग्जाम्पल है क्या, इथ्रोसोरस। ये कहानी कब की है, 200 मिलियन ईयर एगो पहले की कहानी है। द लैंड रेप्टाइल वेयर ऑफकोर्स द डायनासोर। जो लैंड पे रेप्टाइल रहते होंगे वो कौन होंगे, डायनासोर। हर किसी ने कहानी सुनी होगी, ठीक है। द बिगेस्ट ऑफ देम इज दैट द ट्राइनोसोरस रेक्स was about 20 feet in height and had huge fearsome dagger like teeth। जो सबसे बड़ा डायनासोर रहा होगा उस टाइम पे, 200 मिलियन ईयर एगो की कहानी है, उससे पहले की, कि जो सबसे बड़ा जो डायनासोर रहा होगा उसका नाम है ट्राइनोसोरस रेक्स, जिसकी हाइट थी कितनी, 20 फीट की हाइट थी। मीन्स उसकी हाइट कितनी ज़्यादा थी देखिए। और उसके पास क्या थे, खूब खतरनाक दांत थे, ठीक है। About 65 million year ago, the dinosaur suddenly disappeared from the earth। लगभग 65 मिलियन ईयर एगो पहले की कहानी कि डायनासोर अचानक से विलुप्त हो गए, गायब हो गए, लैंड पे अब उनका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ठीक है। वी डोंट नो द ट्रू रीजन, हमें इसका कोई भी सही रीजन नहीं पता है। सम से क्लाइमेटिक चेंज किल देम, कुछ कहते हैं कि क्लाइमेट में ऐसा चेंज हुआ जिसकी वजह से डायनासोर की पूरी जो प्रजाति थी विलुप्त हो गई, खत्म हो गई, मर गए वो, ठीक है। सम से मोस्ट ऑफ देम इवॉल्व इनटू द बर्ड, कुछ कहते हैं कि कुछ जो डायनासोर हैं वो बर्ड्स में इवॉल्व हो गए, क्योंकि रेप्टाइल के बाद अब एप्स आएंगे, मीन्स बर्ड्स आएंगे, बर्ड्स के बाद फिर मैमल्स आएंगे। तो कुछ कह रहे हैं कि क्लाइमेट में चेंज हुआ जिसकी वजह से डायनासोर की डेथ हो गई। कुछ ने कहा कि जो डायनासोर कुछ है ना वो बर्ड्स में बदल गए, अपने आप को बदल लिए। द ट्रूथ में लाइव इन बिटवीन, शायद जो सच्चाई है इसी के बीच में ही है कहीं। स्मॉल साइज रेप्टाइल ऑफ द एरा स्टिल एग्जिस्ट टुडे। अब हम स्मॉल साइज के रेप्टाइल देखते हैं जैसे अपने आसपास, ठीक है। अब रेप्टाइल हमारे आसपास जैसे क्रोकोडाइल हो गया, जो हमारे घर में हम देखते हैं लिजर्ड, छिपकली, ये भी क्या है, रेप्टाइल है, ठीक है। इसके अलावा हम स्नैक वगैरह देखते हैं बाहर, ठीक, ये सब क्या है, रेप्टाइल है, टर्टोटाइल्स, ये सब रेप्टाइल है। तो हम अब स्मॉल साइज के रेप्टाइल्स देखते हैं अपने इस टाइम पे, ठीक है। चलिए एक बार डायग्राम की तरफ देखते हैं कि डायग्राम में क्या दिया गया है। ये है पेलोजोइक, मेसोजोइक, सिनोजोइक, ये सब क्या है, एरा है, और इसमें ये क्या है, सब पीरियड है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है प्लांट का डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स में, ठीक है। पहले कौन था, क्लोरोफाइटी एंसेस्टर, मीन्स यहाँ पे एल्गी की बात की गई है। फिर ट्राइकोफाइट थे, मीन्स कि जिसके अंदर बोल सकते हैं टेटोफाइट्स वाले, ठीक है। राइनोटाइप हो गए, फिर सीलोफाइटॉन हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो पेलोजोइक है इसमें 4 पीरियड है। पहला है सिल्यूरियन हो गया, डिवोनियन हो गया, कार्बोनियस, फेरस, परमेनियन, ठीक है, यहाँ पे है। अब देखिए सिल्यूरियन में क्या देखने को मिला, जॉस्टेरा फाइलम देखने को मिला, ये पानी में प्लांट्स रहते हैं, ठीक है। फिर देखने को मिला डिवोनियन में आपको प्रोजेम्नोस्पर्म देखने को मिलेंगे। फिर आपको देखने को मिलेगा कार्बोनिफेरस में, ठीक है, यहाँ पे सीड फंड, ऐसे फंड जिसमें से सीड आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। हेट्रोस्पोरस होंगे जैसे कि सैल्वेनिया हो गया और सेनेजेरिना हो गया, ठीक है। परमियन में देखिए, परमियंस में क्या देखने को मिलेंगे, एर्बोसेंट लाइकोपोड्स, ठीक है। इसके बाद हम आएंगे मीजोजोइक में, जिसमें है ट्राइजोइक, जुरेसिक, क्रस्टेशियन, ठीक है। इसमें देखने को मिलेगा जुरेसिक्स में, जुरेसिक्स ऐसा टाइम है जहाँ पे डायनासोर भी बहुत आतंक मचा दिए थे, मीन्स कि रेप्टाइल एरा है, ठीक है। हर्बेशियस,
लाइकोपोड्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, फर्न्स देखने को मिलेंगे जो टेडोफाइट्स थे उस टाइम, ठीक है, जो बड़े बड़े थे उस समय, फिर वो गिर गए और धीरे धीरे क्या हुआ, उसके ऊपर और बोल सकते हैं सॉइल के डिपोजिशन होता गया, लैंड बनती गई और अंदर वो क्या हो गया, कोयल में बदलना स्टार्ट हो गया। कॉर्निफर्स हो गए, ठीक है, ये कॉर्निफर्स क्या है, कॉर्निफर्स को हम बोल सकते हैं जिम्नोस्पर्म, ठीक है। फिर आपको देखने को मिलेगा साइकेट्स, ठीक है। क्रस्टेशियन में देखिए स्पिनोसिड्स या फिर हम इसको बोल सकते हैं इक्विस्टम, ठीक है, इसे हॉर्सटेल भी कहते हैं, ये टेडोफाइट्स के मेंबर हैं। जिंगो ये किसके हैं, जिम्नोस्पर्म के मेंबर हैं। फिर है निटेल्स, ठीक है, डाइकोटिलीडन, यहाँ पे डाइकोटिलीडन भी बनना स्टार्ट हुए। फिर आएंगे सिनोजोइक एरा में, जिसमें कौन होंगे, टर्शरी एंड कोऑर्डिनेटरी। टर्शरी में ब्रायोफाइट्स धीरे धीरे बनना स्टार्ट होंगे, ठीक है। फिर आपको मोनोकोटिलीडन भी देखेंगे। फिर कोऑर्डिनेटरी में कौन बनेगा, एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट। यहाँ पे इस तरीके से क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। जिस जिस एरा में, जिस जिस पीरियड में जो जो नाम लिखा गया, इसका मतलब उस टाइम ये क्या हुआ, ओरिजिन होना स्टार्ट हुए अर्थ पे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप एक बार इसको देख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं, एनिमल वाला देखते हैं। रिप्रेजेंटिव इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द वर्टिब्रेट थ्रू द जियोलॉजिकल पीरियड, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट के इवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखने को मिलेंगे एनिमल्स में, ठीक है। यहाँ पे देखिए पीरियड दिया गया है, कार्बोनिफेरस, परमियन हो गया, ट्राइसिक हो गया, जुरैसिक हो गया, क्रस्टियन, टर्शरी एंड कोऑर्डिनेटरी, ठीक है। इसमें देखेंगे ये अर्ली रेप्टाइल थे जो अब खत्म हो चुके हैं, इनका एक्सटेंशन हो चुका है। अब हम देखेंगे, देखिए एक में देखेंगे सौरोपसिड में, दूसरा है स्नैपसिड। अब इसमें देखिए जो सौरोपसिड होंगे आगे चल के एक ऐसे रेप्टाइल बनाएंगे जो इनका नाम है थिकोडाइन, बट इनके पास क्या है, डिफरेंट टाइप के टीथ प्रेजेंट है। ये भी क्या है, इनका भी एक्सटेंशन हो गया, खत्म हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे स्नैपसिड्स में पेलिकोसोरस जो खत्म हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद कौन आए, थेरापसिड्स आए जो पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ पे लिखा गया है सॉर्पोसेटा, ये आगे चलेंगे, इसके बाद इनकी यही हिस्ट्री होगी, डायनासोर भी बनेंगे, फिर खत्म हो गया। अब डायनासोर से कौन आए हैं, क्रोकोडाइल हो गया, ठीक है, स्नैक्स हो गया, लिजर्ड हो गया, टर्टल हो गया, टॉर्टरस हो गया, सब मतलब इनके क्या हैं, बोल सकते हैं कि ये इन सब के क्या है, एंसिस्टर हैं, ठीक है। इधर अब इधर जो बर्ड और मैमल हैं, ये कुछ यहाँ पे रेप्टाइल जो है इवॉल्व हो गए किसमें, बर्ड्स में, लेकिन मैमल्स के लिए कौन है, मैमल्स के लिए हैं पेलिकोसोरस जो खत्म हो चुके हैं, आगे जाएंगे ये किसमें बदलेंगे, ये मैमल्स में बदलेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं जो ये सब खत्म हो चुके हैं, ये सब जो मॉडर्न डे के आपको देखने को मिलेंगे रेप्टाइल, बर्ड्स या फिर मैमल, इनके क्या है, एंसेस्टर्स है, ठीक है। तो एक बार आप इसको देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, अब हम लोग आगे मैमल्स की तरफ बढ़ते हैं कि अब मैमल्स की कहानी कैसे शुरू हुई है। द फर्स्ट मैमल वेयर लाइक स्क्रू, जो हमारा पहला मैमल था वो उसका नाम था स्क्रू था। दियर फॉसिल आर स्मॉल साइज, इसकी जो फॉसिल मिली ना, इसकी जो हड्डियाँ मिली जो बची खुची, वो क्या थी, बहुत स्मॉल साइज की थी। मैमल वेयर बेबी पैरस एंड प्रोटेक्ट दियर अनबॉर्न यंग इनसाइड द मदर बॉडी, जो मैमल्स थे पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो बच्चे को जन्म देते थे, जो बच्चा था वो मदर के गर्भ में था, मीन्स वोम में था, यूट्रस में था, तो प्रोटेक्टेड था बाहर से इन्वायरमेंट में। लेकिन अभी हमने देखा फिशेस हो या एम्फीबियन हो, उनका तो एग वो लोग बाहर देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि वो पानी के अंदर ही रहेगा, उनके ऊपर कोई शेल नहीं है, कवरिंग नहीं है, अगर धूप में पड़ेगा तो क्या होगा, एवोपरेट हो जाएगा, बच्चा उसमें नहीं हो पाएगा। रेप्टाइल और हम बोल सकते हैं कि बर्ड्स के केस में क्या होगा, उनके जो एग होंगे उनके ऊपर क्या होंगी, बाहर कैल्शियम की कवरिंग होगी जिसकी वजह से प्रोटेक्ट रहेगा। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम क्या है कि प्रीडेटर अगर आ गया तो एग्स तो खा ही जाएगा। सबसे अच्छा बोल सकते हैं, सबसे ओवर प्रोटेक्टेड अगर किसी का बच्चा होगा, बचा तो मैमल्स होंगे, क्योंकि जो मैमल्स के बच्चे हैं वो कहाँ हैं, मदर की बॉडी के अंदर हैं। अगर मदर को कुछ होगा तब बच्चे को इफेक्ट होगा, नहीं तो बच्चा सेफ रहेगा, ठीक है। मैमल्स वे आर मोर इंटेलिजेंट इन सेंसिंग एंड अवॉइडिंग द डेंजर एट लीस्ट। मैमल क्या थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, तेज थे, उनको सेंस हो जा रहा था कि कोई भी चीज़ या कोई खतरा होने वाला था, उनको पता चल जाता, मीन्स उनके सेंस ऑर्गन क्या थे, बहुत एक्टिव थे। When reptile came down, mammal took over this अर्थ। जब रेप्टाइल का पूरा खात्मा हो गया, कब, 65 मिलियन ईयर एगो पहले। इसके बाद कौन आने स्टार्ट हुए, मैमल्स। मैमल ने फिर से क्या किया, पूरे अर्थ पे कब्जा जमाना स्टार्ट कर दिया। There were in South America mammals resembling the horse, hippopotamus, bear, rabbit, etc. ठीक है, अगर हम साउथ अमेरिका की मैमल्स की बात करते हो, किसको मतलब किससे मिलते हैं, रिसेंबल किससे करते हैं, ये हो गया हॉर्स, हिपोपोटामस हो गया, बियर हो गया, रैबिट, इनसे। ड्यू टू द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट व्हेन साउथ अमेरिका ज्वाइन टू नॉर्थ अमेरिका, दिस एनिमल वेयर ओवरहेडन बाय द नॉर्थ अमेरिकन फौना। ठीक है, जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, मीन्स प्लेट्स जब अपने आप को मूव की होंगी, तो जो
यहाँ पे साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका दूर थे, वो क्या होंगे, पास पास आके एकदम सट गए, चिपक गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो साउथ अमेरिका में जो सारे ढेर सारे जो मैमल्स हम देख रहे हैं कि हॉर्स हो गया, हिपोपोटामस हो गया, बियर हो गया, रैबिट, ये कहाँ आके छिप गए, नॉर्थ अमेरिका की जो फौना है वहां पे। ठीक है, वहां पे उन एनिमल्स के बीच में आके छिप गए। ठीक है, ड्यू टू द सेम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पाउच मैमल ऑफ ऑस्ट्रेलिया सर्वाइव बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम एनी अदर मैमल। ठीक है, अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते तो ऑस्ट्रेलिया में भी क्या हुआ, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, वहां पे भी प्लेट जो है अर्थ के शिफ्ट हुए, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया के पास और कोई दूर तक कोई भी नहीं है, सब पानी पानी है चारों तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऐसे मैमल थे जिनके में क्या था, पाउच था, जैसे हम कंगारू को देखते हैं ना कि कंगारू बड़ा सा रहता है और उसका जो बच्चा या उसका बेबी जो रहता है उसके पास एक पाउच रहता है, उसमें रखता है। तो वहाँ पे जो पाउच्ड मैमल थे वो ज़्यादा सर्वाइव कर गए क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन नहीं था। ठीक है, रिसोर्सेज के लेके कोई कंपटीशन नहीं था मैमल्स के बीच में, जिसकी वजह से जो पाउच्ड मैमल थे ऑस्ट्रेलिया में वो ज़्यादा सर्वाइव कर गए। लिस्ट वी फॉरगेट सम मैमल लाइव होल इन वाटर। हम तो कुछ बातें भूल गए हैं, जैसे कि कुछ मैमल ऐसे होते हैं जो पानी में ही रहते हैं, जैसे वेल, डॉल्फिन, सील, सी काऊ आर द सम एग्जाम्पल। जैसे कि वेल हो गया, डॉल्फिन हो गए, सील्स हो गई, सी काऊ होंगी, पूरी तरीके से ऐसे मैमल है जो पानी के अंदर रहना ही पसंद करते हैं, इनको बाहर नहीं आने का मन है। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ द हॉर्स, एलिफेंट, डॉग एक्सेट्रा आर द स्पेशल स्टोरी ऑफ द इवोल्यूशन। ठीक है, जो इवोल्यूशन हुआ है हॉर्स या फिर एलिफेंट, डॉग का, ये सब स्पेशल स्टोरी है किसकी, इवोल्यूशन की। यू विल लर्न अबाउट दिस इन हायर क्लासेस। आप इनके बारे में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। द मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरी इज द इवोल्यूशन ऑफ मैन विथ लैंग्वेज स्किल एंड द सेल्फ कॉन्शियसनेस। सबसे अच्छी या बोल सकते हैं सबसे सक्सेसफुल स्टोरी किसकी है, मैमल्स में, ह्यूमन की है। इस वजह से है क्योंकि उनकी लैंग्वेज की स्किल क्या थी, कि उन्होंने बोल सकते हैं कि भाषा सीख लिया एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। इसके अलावा ये सेल्फ कॉन्शियस भी हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये दोनों चीज़ की वजह से इनकी कहानी जो है इवोल्यूशन की बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही। A rough sketch of the evolution of the life form their time on the geological scale are indicated। ठीक है, आपको एक रफ यहाँ पे दिया गया है, पूरी तरीके से बना हुआ, आप इसको एक बार देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि कौन एंसेस्टर थे, कौन खत्म हो गए, इसके बाद कैसे रेप्टाइल आए, कैसे बर्ड्स आए। देखिए क्या हुआ था, पहले फिश आए, फिश के बाद कौन आएगा, आप यहाँ पे एम्फीबियन आएंगे। कुछ ऐसे फिश थे जैसे हमने देखा था लोबविंस या कोलिकैंथ, इनको पसंद था कि पानी से जमीन पे रहो, जमीन से पानी, एम्फीबियन बन गए। एम्फीबियन से क्या हुआ, रेप्टाइल बन गए। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे रेप्टाइल थे हम बोल सकते जो जमीन पे रह के पानी में उनको रहना पसंद था, जिसका नाम था एक्थोसोरस। ठीक है, 200 मिलियन ईयर वो पहले की कहानी है। अब रेप्टाइल इन्वॉल्व होंगे बर्ड्स में। ठीक है, ये बर्ड्स में कुछ बदल गए और कुछ मैमल्स में बदल गए। ठीक है, ऐसे ही इवोल्यूशन हुआ। अब हम लोग देखते हैं ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन। मैन की ओरिजिन कैसे हुई, कैसे इवोल्यूशन हुआ मैन में, अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। लगभग 15 मिलियन ईयर एगो पहले प्राइमेट्स आए, एक थे ड्रायोपिथेकस, एक रामापिथेकस थे, दोनों आए 15 मिलियन ईयर एगो पहले की कहानी है। दे वेयर हेरी एंड वॉक लाइक गोरिल्ला एंड चिंपैंजी। ये दोनों ही प्राइमेट्स, चाहे ड्रायोपिथेकस चाहे रामापिथेकस, क्या थे, इनके पूरे बॉडी पे क्या थे, हेयर थे, और ये चलते कैसे थे, गोरिल्ला एंड चिंपैंजी की तरह। ठीक है, ऐसी इनकी चाल थी। रामापिथेकस was more like man like while the Dryopithecus are more ape like। जो रामापिथेकस है, नाम से लग रहा है राम या फिर इंसानों जैसा नाम है, तो हम बोल सकते जो रामापिथेकस थे ये कैसे थे, मैन लाइक थे, और ड्रायोपिथेकस जो थे वो एप लाइक थे। ठीक है, फ्यू फॉसिल ऑफ द मैन लाइक बोन हैव बीन डिस्कवर इन इथोपिया एंड टर्जेनिया। ठीक है, कुछ इंसानों के जैसे या मैन के जैसे क्या होंगे, कुछ बोन्स पाए गए, फॉसिल पाए गए, कहाँ पे डिस्कवर किए गए, इथोपिया में पाए गए और टैंजेनिया में पाए गए। These reveal humidity feature leading to the belief that the about 3 to 4 million year ago man-like primates walk in the Eastern Africa। इन्हीं फॉसिल के हेल्प से हमको ये पता चला कि 3 से 4 मिलियन ईयर एगो पहले मैन लाइक जो रामापिथेकस थे, ये मैन लाइक जो प्राइमेट्स थे, ये कहाँ चलते हुए वॉक करते हुए यहाँ पे ईस्टर्न अफ्रीका में आए। ठीक है, ये फॉसिल के थ्रू हमको पता चला। They were probably not taller than 4 feet but walk upright। इनकी जो हाइट थी 4 फीट से ज़्यादा नहीं थी, लेकिन तब भी ये सीधे चलते थे। ठीक है, अपने पैरों से चलते थे। 2 मिलियन ईयर एगो ऑस्ट्रियोपिथेसियन प्रोबेबली लाइव्ड इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड। लगभग 2 मिलियन ईयर एगो पहले कौन आए, ऑस्ट्रियोपिथेसियन आए। कहाँ रहते थे, ये रहते थे ग्रासलैंड, घासों में रहते थे। कहाँ पे,
ईस्ट अफ्रीकन में, ठीक है। एविडेंस शो दैट दे हंटेड विथ स्टोन वेपन बट इसेंशियली एट फ्रूट। इनके पास क्या था, इनका खुद का वेपन बनाया हुआ था जिससे वो हंट करते थे, ठीक है, शिकार करते थे, लेकिन ये खाते क्या थे, खाते थे फ्रूट। ये हंट क्यों करते थे, ये हंट इसलिए करते थे ताकि जो जानवर इनको अटैक कर रहे हैं, इनको मारने की कोशिश करे तो उसको क्या करते थे, मार देते थे। ये खाते नहीं थे उनको, ये फ्रूट्स खाते थे, ठीक है। सम ऑफ द बोन एमंग द बोन डिस्कवर वेयर डिफरेंट। इनमें से भी कुछ बोन्स को डिस्कवर किया गया जो क्या थी, डिफरेंट थी। अब यहाँ पे दूसरे भी आए होंगे एंसेस्टर, देखिए। दिस क्रिएचर वॉज कॉल्ड द फर्स्ट मैन लाइक बींग होमोनिड वॉज कॉल्ड होमो हेब्लिस। पहली बार जो ये बोन्स में भी थोड़ा डिफरेंट बोन जो देखने को मिले कि पहली बार ह्यूमन लाइक कोई आया, उसका नाम है होमो हेब्लिस, ठीक है। यहाँ पे होमो हेब्लिस आए। द ब्रेन कैपेसिटीज वेयर बिटवीन 650 टू 800 cc। जो होमो हेब्लिस थे ये पहली बार ह्यूमन जैसे थे, इनकी जो ब्रेन की कैपेसिटी थी 650 से लेके 800 cc थी, ठीक है। दे प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट, ये भी मीट नहीं खाते थे, ये फ्रूट्स वगैरह खाते थे। Fossil discovered in Java in 1891 revealed the next stage, that is Homo erectus about 1.5 million year ago। कुछ फॉसिल्स कहाँ मिले, 1891 में जावा में मिले, जो कि अब नेक्स्ट स्टेज दिखाएगा। होमो हेब्लिस के बाद कौन आएंगे, होमो इरेक्टस आएंगे। कब आएंगे, 1.5 मिलियन ईयर एगो पहले, ठीक है। इनके फॉसिल कहाँ मिले हैं, जावा में मिले हैं, और कब मिले हैं, 1891 में मिले हैं। अब ये कौन है, होमो इरेक्टस है, ठीक है। होमो इरेक्टस हैज अ लार्ज ब्रेन कैपेसिटी अराउंड 900 cc। इनकी जो ब्रेन कैपेसिटी है अब होमो हेब्लिस से ज्यादा है। होमो हेब्लिस में कितने थे, 650 टू 800 था, लेकिन होमो इरेक्टस में क्या होगा, इनकी जो ब्रेन कैपेसिटी 900 cc तक थी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। द होमो इरेक्टस प्रोबेबली एट मीट। जो होमो इरेक्टस थे अब ये पहले ऐसे बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म है जो मीट खा रहे हैं, ठीक है। अब तक हमने देखा चाहे होमो हेब्लिस थे या फिर ऑस्ट्रियोपिथेसियन थे, ये सब क्या खा रहे थे, फ्रूट्स खा रहे थे। बट होमो इरेक्टस इनकी ब्रेन कैपेसिटी 900 cc है और ये क्या खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं। द Neanderthal man with a brain size of 1400 cc lived in near East and Central Asia about 1 lakh to 40,000 year back, ठीक है। अब इनके बाद कौन आ रहा है, नियंत्रल मैन आ रहे हैं जिनकी ब्रेन कैपेसिटी और भी बड़ी हो गई, कितना, 1400 cc है, ठीक है। ये कहाँ रह रहे हैं, ये रह रहे हैं नियर किसके पास, ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया के पास रह रहे हैं। ये कब की कहानी है, ये 1 लाख से लेकर 40,000 साल पहले की कहानी है। अब से 1 लाख से लेके 40,000 पहले की कहानी। कौन आए, नियंत्रल मैन आए जिनकी ब्रेन कैपेसिटी सबसे ज्यादा है 1400 cc, ठीक है। दे यूज टू हाइड टू प्रोटेक्ट दियर बॉडी एंड बरीड दियर डेड। ये ऐसे, और हम बोल सकते हैं ये ऐसे मैन थे जो अपनी बॉडी को क्या करते थे, कवर करके रखते थे, प्रोटेक्ट करके रखते थे। इसके अलावा जिनकी डेथ हो जाती थी उन डेड बॉडी को दफनाते थे, ठीक है। Homo sapien arose in the Africa and moved across continent and developed into the distinct races, ठीक है। इनके बाद कौन आए, इनके बाद होमो सैपियन आ गए जो क्या किए, अफ्रीका से स्प्रेड हुए, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट में गए और वहां पे अपने जैसे फिर और लोगों को जन्म दिया। ड्यूरिंग द आइस एज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आइस एज कितना होता है, 75,000 टू 10,000 ईयर एगो मॉडर्न होमोसैपियन अरोजेस। ये इंपॉर्टेंट है कि मॉडर्न होमोसैपियन कब आए, कि आइस एज में आए, कब है, 75,000 से लेकर 10,000 साल ईयर बैक। अब से देखेंगे 75,000 टू 10,000 अगर ईयर हम पीछे थोड़ा चले जाएं तो हमको क्या देखने को मिलेगा, मॉडर्न होमोसैपियंस आए, ठीक है। प्री हिस्टोरिक केव आर्ट डेवलप्ड अबाउट 18,000 ईयर एगो, ठीक है। कुछ केव थी, जैसे हम बोल सकते हैं कि गुफाएं थी जिनमें क्या है, कुछ वहां पे आर्ट वगैरह की गई होंगी इनके द्वारा, जो मॉडर्न होमोसैपियन द्वारा। ये कब देखने को मिली, 18,000 ईयर एगो पहले, ठीक है, 18,000 साल पहले। वन सच अ केव पेंटिंग बाय अ प्री हिस्टोरिक ह्यूमन कैन बी सीन इन भीमबेटका रॉक शेल्टर इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मध्य प्रदेश, ठीक है। एक पेंटिंग देखी गई, कहाँ पे देखी गई, मध्य प्रदेश में देखी गई, वो भी कहाँ पे, एक बोल सकते पूरा रॉक का शेल्टर है, मीन्स हम एक केव में देख रहे हैं जिसका नाम है भीमबेटका रॉक शेल्टर। कहाँ पे है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट का नाम है रायसेन, यहाँ पे एमपी में। यहाँ पे क्या देखा गया कि जो मॉडर्न होमोसैपियन थे वहां पे उन्होंने कुछ डायग्राम बनाए होंगे, कुछ पेंटिंग्स बनाई होंगी, ठीक है। एग्रीकल्चर केम अराउंड 10,000 ईयर बैक एंड ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्टेड। जो एग्रीकल्चर हम लोग आजकल कर रहे हैं ये कब स्टार्ट हुआ था, 10,000 साल पहले। अब से 10,000 साल पहले स्टार्ट हुआ था एग्रीकल्चर होना, ठीक है।
द रेस्ट ऑफ वॉट हैपन इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री ऑफ द ग्रोथ एंड डिक्लाइन द सिविलाइजेशन। अब जो कुछ आगे हो रहा है ये आप खुद देख रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग और आगे डेवलप होते जा रहे हैं। अब ह्यूमन से कौन आ रहा है, एआई आ रहा है, ठीक है, और ज़्यादा यहाँ पे टेक्नोलॉजीज बढ़ती जा रही हैं, और जो भी है, जो सिविलाइजेशन है, जो सभ्यता है, वो भी क्या हो रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है, लोग मॉडर्न बनना स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए डायग्राम दिया गया है, किसका डायग्राम है, यहाँ पे दिया गया है चिंपैंजी का और ह्यूमन का, यहाँ पे कंपेयर किया गया है। ये कौन है, चिंपैंजी है, ये चिंपैंजी का बच्चा है, ठीक है, ये बोल सकते हैं एडल्ट चिंपैंजी है, या बोल सकते हैं यंग या फिर बेबी चिंपैंजी है, और ये ह्यूमन है। तो इस पे यही लिखा गया है कि जो मॉडर्न ह्यूमन है, ये मॉडर्न जो ह्यूमन है, इनका बोल सकते हैं सिमिलैरिटी किससे हो रही है, जो बेबी चिंपैंजी है उसके फेस से, उसके मतलब चेहरे से हो रही है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, A comparison of the skull of the adult modern human being, baby chimpanzee and adult chimpanzee। यहाँ पे क्या है, adult chimpanzee है, ये baby है, ये human है, modern human, ठीक है। The skull of the baby chimpanzee is more like the adult human skull than the adult chimpanzee skull, ठीक है। जो यहाँ पे लिखा गया है कि जो ह्यूमन है, मॉडर्न ह्यूमन है, इसका जो स्कल है, खोपड़ा है, ये किससे ज़्यादा मिल रहा है, खोपड़ी, ये मिल रहा है जो बोल सकते हैं कि चिंपैंजी के जो बच्चे हैं, बेबी चिंपैंजी, उससे सिमिलर कर रहा है एज कंपेयर टू एडल्ट, इससे नहीं कर रहा है। जो बेबी चिंपैंजी, उससे जो ह्यूमन वाले हैं, उनका जो स्कल है वो मिल रहा है, ठीक है। एक बार मैं इसको रिकॉल कर दे रही हूँ कि किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ मैन का। 15 मिलियन ईयर एगो कौन आए, दो प्राइमेट्स आए, एक ड्रायोपिथेकस थे, दूसरा रामापिथेकस थे, ठीक है। जो दोनों के पास क्या था, पूरे बॉडी पे क्या थे, हेयर थे, और चल रहे थे गोरिल्ला और चिंपैंजी की तरह, ठीक है। इसके बाद इसमें देखते हैं जो ड्रायोपिथेकस होते हैं एप लाइक होते हैं, ठीक है, हम इसको बोल सकते हैं बंदरों की प्रजाति को रिसेंबल कर रहे हैं। और जो रामापिथेकस है ये मैन लाइक है, जैसे हम लोग हैं, हमारे बोल सकते हैं ये पूर्वज एंसेस्टर रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद देखने को मिला कि कुछ फॉसिल जो है इकट्ठा हुई, जैसे मैन की जैसे थी, जैसे हमारी जो कुछ फॉसिल, हमारी कुछ हड्डियां हैं, ये उस टाइम के जो ऑर्गेनिज्म रहे होंगे उनकी जैसे रिसेंबल कर रहा है। कहाँ पे डिस्कवर हुआ, इथोपिया में और टाइजेनिया में, ठीक है। इसके बाद 3 to 4 मिलियन ईयर एगो, ठीक है, यहाँ पे कौन आए, पहली बार मैन लाइक प्राइमेट्स आए, कहाँ पे, ईस्टर्न अफ्रीका में, अफ्रीका से स्टार्ट हुई कहानी, ठीक है, अफ्रीका के जंगलों से, ठीक है। यहाँ पे देखने को मिला कि ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, यहाँ पे जो 4 फीट से भी कम है, लेकिन ये चलते कैसे, अपने पैरों के सहारे। ये चारों यहाँ पे बोल सकते हैं कि 4 लिम्स यूज नहीं करते, यहाँ पे इनका 2 ही लिम्स काम कर रहा है, सिर्फ पैर से, ठीक है। फिर 2 मिलियन ईयर एगो पहले देखा गया ऑस्ट्रियोपिथेसियन, ये आए, ये क्या करते थे, ये कहाँ पे है, ईस्टर्न अफ्रीकन ग्रासलैंड में देखने को मिले, वहाँ पे सर्वाइव करते हैं। ये क्या करते हैं, इनके पास वेपन है, हंट करते हैं, ये मारते हैं जानवरों को, लेकिन क्यों मारते, खुद को प्रोटेक्शन करने के लिए, कोई जानवर इन्हें ना कोई हार्मफुल पहुंचा सके, इन्हें ना खा जाए, ठीक है। लेकिन ये खाते क्या है, ये फ्रूट्स खाते हैं। इसके अलावा अब हम देखेंगे कि फिर से कुछ फॉसिल देखा गया, कुछ हड्डियां डिफरेंट थी। अब किनकी कहानी आई, पहली बार कोई ह्यूमन जैसा दिखा, कोई हमारे जैसा, हमारे जो बोल सकते हैं ना, हमारे असली वाले जो एंसेस्टर अब आए, कौन है वो, होमो हैबिलिस आए। इनकी जो ब्रेन कैपेसिटी थी ये 650 to 800 सीसी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 650 से 800 सीसी तक थी इनकी क्या, ब्रेन कैपेसिटी। ये भी क्या थे, मीट नहीं खाते थे, फ्रूट्स खाते थे, ठीक। फिर कुछ फॉसिल को कहाँ से लाया गया, जावा से लाया गया 1891 में। यहाँ पे देखा गया कि अब जो नई फॉसिल आई, ये कौन, किसको रिसेंबल कर रहे, होमो इरेक्टस को। ये कहानी कब की, 1.5 मिलियन ईयर एगो पहले की है। ये होमो इरेक्टस है, इनकी ब्रेन की कैपेसिटी होमो हैबिलिस से बढ़ गई, कितनी है, 900 सीसी। इसके बाद क्या हुआ, ये जो होंगे पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो क्या खाएंगे, अब जानवर को मार के खाएंगे, मीन्स मीट खाएंगे। इसके बाद आएंगे नियंत्रण मैन, कब आएंगे, ये 1 लाख to 40,000 ईयर बैक, आज से 1 लाख साल पहले, और 40,000 के बीच में ये आए, ठीक है। इनकी जो ब्रेन कैपेसिटी थी सबसे ज़्यादा थी, कितनी थी, 1400 सीसी थी। ये कहाँ रहते थे, ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में रहते थे, ठीक है। फिर इनकी एक अच्छी बात ये थी कि ये पूरी अपनी बॉडी को क्या करते थे, कवर करके रखते थे, कपड़े पहनना स्टार्ट किए सबसे पहले। और जो डेड बॉडी थी, मतलब किसी की डेथ हो जाती थी तो उसको भी क्या करते थे, ज़मीन के अंदर दफनाते थे, ठीक है। थोड़ी सी इनकी जो ब्रेन कैपेसिटी ज़्यादा थी तो थोड़ा दिमाग भी लगा लिया इन्होंने। अब आगे देखते हैं होमोसैपियन। जो होमोसैपियन है ये कहाँ से निकले हुए हैं, अफ्रीका से निकले हुए, और ये कहाँ, डिफरेंट कॉन्टिनेंट में स्प्रेड हो गए, ठीक है। इसके बाद एक आइस एज आती है, आइस एज इंपॉर्टेंट है, 75,000 टू लेकर 10,000 साल तक,
ठीक है। इसके बीच में मॉडर्न होमोसैपियंस आए। जो मॉडर्न होमोसैपियंस आए, इनकी क्या अच्छी बात थी कि ये जो बड़े बड़े केव थे, ये गुफा में रहना स्टार्ट की। जब गुफा में रहे तो गुफा के अंदर इन्होंने क्या किया, कुछ पेंटिंग वगैरह बनाना स्टार्ट कर दी, ठीक है। जो प्री हिस्टोरिक केव आर्ट कब देखा गया, कब डेवलप किया गया, 18,000 साल पहले किए होंगे ये। वहां पे देखा गया। अब ये इसका एक एग्जाम्पल दिया गया है कि अब ये जो प्री हिस्टोरिक जो केव आर्ट है, ये कहाँ पे देखा गया, मध्य प्रदेश में। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में देखा गया। कहाँ पे देखा गया, एक जो केव है जिसका नाम है भीमबेटका रॉक शेल्टर, यहाँ पे देखा गया कि जो मॉडर्न होमोसैपियंस है, उन्होंने कुछ पेंटिंग वगैरह बना के रखी है, ठीक है। जो एग्रीकल्चर है ये सेटल हुआ आज से 10,000 साल पहले एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जो भी अब सेटलमेंट है, जो कुछ भी आप देख रहे हैं कि अब नया कुछ इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, अपनी सभ्यताओं को भूल रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो अब टेक्नोलॉजी जो नहीं आ रही है, अब यही क्या है, इवोल्यूशन है। तो याद रखिएगा कि 15 मिलियन ईयर अगो पहले ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस आए, ठीक है। फिर ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस में ड्रायोपिथेकस कहते थे एप लाइक थे, रामापिथेकस मैन लाइक थे, ठीक है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा 2 मिलियन ईयर एगो में कौन आए, ऑस्ट्रियोपिथेकस थे। कहाँ से आए, ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड से आए, ठीक है। जो क्या खाते हैं, फ्रूट खाते हैं। इसके बाद कौन आया, इसके बाद आएंगे होमो हेबिलिस आएंगे तीसरे नंबर पे, जिनकी ब्रेन कैपेसिटी 650 to 800 सीसी है, ठीक है। ये भी क्या खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, हंटिंग करते हैं, मारते हैं, लेकिन फ्रूट खाते हैं। फिर 1.5 मिलियन ईयर एगो पहले कौन आए, होमो इरेक्टस है। इनकी ब्रेन कैपेसिटी ज़्यादा है, कितनी, 900 सीसी है, और ये क्या खाते हैं, मीट खाते हैं। फिर इसके बाद कौन आया, नियंत्रल आए। कब आए, 1 लाख तो बोल सकते हैं 1 लाख से 40,000, 40,000 साल तक, ठीक है। कौन आए, नियंत्रल मैन आए। कहाँ से आए, ये आए हैं ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया से आए हैं। इनकी जो ब्रेन कैपेसिटी है 1400 सीसी है। ये थोड़े से दिमागदार थे, इन्होंने कपड़ा पहनना स्टार्ट किया और जो लोग मर जाते थे उनको दफनाना स्टार्ट किया जमीन के अंदर। इसके बाद कौन आए, होमोसैपियंस आए। कहाँ से निकले, अफ्रीका से, और फिर डिफरेंट कॉन्टिनेंट में बिखर गए, मतलब स्प्रेड हो गए। फिर इसके बाद एक आई से जाती है 75 साल से लेकर 10,000 साल तक, ठीक है। इसमें क्या हुआ, जो मॉडर्न होमोसैपियन थे, इन्होंने क्या किया कि केव के अंदर पेंटिंग बनाना स्टार्ट कर दिए। प्री हिस्टोरिक केव आर्ट स्टार्ट किए कब, 18,000 साल पहले, आज से, ठीक है। और इसका एक एग्जाम्पल दिया गया है, मध्य प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जिला है, जहाँ पे नाम है उसका रायसेन नाम है, और वहाँ पे क्या है, भीमबेटका रॉक शेल्टर है, बड़ा सा गुफा है, उसके अंदर जो बोल सकते मॉडर्न होमोसैपियन थे वहाँ पे पेंटिंग कुछ किए हैं, वहाँ पे पड़ा हुआ है। फिर 10,000 साल पहले क्या हुआ, एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ और फिर बाकी सेटलमेंट हो गया। तो आप इसको सीक्वेंस वाइज याद करके रखिएगा। अगर नहीं याद हो रहा तो एक बार ट्रिक दे रही हूँ। ड्रैगन की स्पेलिंग हर किसी को पता है, ठीक है, DRA ड्रैगन, ये वाला ड्रैगन है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, जी की जगह आपको एच लगा देना है, GH, बस एक शिफ्ट कर देना है। तो क्या हो गया, ड्रैहन, ड्रैहन हो गया, ड्रैहन, ठीक है। D फॉर ड्रायोपिथेकस, R फॉर रामापिथेकस, A फॉर ऑस्ट्रियोपिथेशियन, H फॉर होमो हेबिलिस, ठीक है। E फॉर होमो इरेक्टस, N फॉर निथरल मैन। इसके बाद आए होमोसैपियन, फिर मॉडर्न होमोसैपियन है। तो आप इसको ये ट्रिक से याद कर सकते हैं जिसका नाम है ड्रैगन, ठीक है। ड्रैगन से याद कर सकते हैं। यहाँ पे जी की जगह बस आपको एच लगा देना। वैसे भी आपको आता है ABCD अल्फ़ाबेट्स, तो वहाँ पे जी के बाद कौन आता है, GH, तो आपको जी की जगह क्या लगाना है, H लगाना है। तो कौन आ जाएगा, ड्रैहन, ड्रैहन, इस तरीके से। D फॉर ड्रायोपिथेकस, R फॉर रामापिथेकस, A फॉर ऑस्ट्रियोपिथेशियन, H फॉर होमो हेबिलिस, जिनकी जो ब्रेन कैपेसिटी थी 650 से 800 सीसी थी, ठीक है। ये फ्रूट खाते थे। होमो इरेक्टस 1.5 मिलियन ईयर अगो पहले आए, जिनकी ब्रेन कैपेसिटी 900 सीसी थी, और ये क्या खाना स्टार्ट किए, मीट खाना स्टार्ट किए। फिर नेचुरल मैन थे, इनकी ब्रेन कैपेसिटी सबसे ज़्यादा थी, 1400 सीसी थी, ठीक है। ये कब आए, ये लगभग 1 लाख से 40,000 साल पहले की कहानी आए, और थोड़ा दिमाग लगा के कपड़ा पहनना स्टार्ट कर दिए और ज़मीन में सब कुछ अपनाना स्टार्ट कर दिए, डेड बॉडीज़ को।
तो आप इसको ऐसे याद करिए। इसके बाद होमोसैपियन आए, फिर मॉडर्न होमोसैपियन आए जो जिसने अपनी स्किल डेवलप की, सेल्फ कॉन्शियस तो हो गए। यहाँ से ही देख लीजिए कि नेचुरल मैन ही क्या है, सेल्फ कॉन्शियसनेस दिखाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पे जो लैंग्वेज की स्किल कहाँ से स्टार्ट हुई, होमोसैपियन ने स्टार्ट कर दिया, किस तरीके से एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है। ये एक एग्जाम्पल दे दिया है कि मध्य प्रदेश में जो रैजन डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जो केव है, ठीक है, वहाँ पे उन्होंने पेंटिंग्स के थ्रू या फिर बोल सकते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट किया है, ठीक है। उनके पास कोई लैंग्वेज नहीं था बट उन्होंने डेवलप किया इस चीज़ से। चलिए चैप्टर तो खत्म हो गया, एक बार समरी भी देख लेते हैं। द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ कैन बी अंडरस्टूड ओनली अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, स्पेशली अर्थ। अगर हमें लाइफ के ओरिजिन के बारे में जानना तो उससे पहले हमें यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में जानना और अर्थ की। यूनिवर्स के ओरिजिन कब हुई, लगभग 20 बिलियन ईयर एगो। अर्थ की कितनी हुई, 4.5 बिलियन ईयर एगो। पहली बार अगर लाइफ जो अर्थ पे कब आया, 500 मिलियन ईयर एगो। किसके बाद, अर्थ के बनने के बाद। अगर अब से देखें तो 4 बिलियन ईयर एगो पहले। अगर सेलुलर फॉर्म की लाइफ की बात करते हैं तो 2000 मिलियन ईयर एगो पहले, कि ऐसा सेल वाला जो लाइफ हुआ एक सेल के फॉर्म में आया, वो 2000 मिलियन ईयर एगो पहले। Most scientists believe chemical evolution, that is formation of biomolecule preceding the appearance of the first cellular form of the life। बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट कहते थे कि ये केमिकल इवोल्यूशन हुआ है, कि मीन्स जो ऑर्गेनिज्म बना है पहले क्या बने होंगे, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, पिगमेंट्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें एग्रीगेट हुई, एक साथ इकट्ठा हुई, तब जाके सेल की फॉर्मेशन हुई, तब जाके लाइफ अर्थ पे आई, ठीक है। आगे चलते हैं। The subsequent event as to what happened to the first form of life is conjured story based on the Darwin's idea organic evolution by natural selection। ठीक है, ये जो कहानी है बोल सकते हैं इवोल्यूशन की, एक अनुमान लगाया जाता है। अभी तक कोई नहीं जान पाया कि किस तरीके से केमिकल इवोल्यूशन भी अगर हुआ होगा तो किस तरीके से जो बड़े बड़े मैक्रोमोलिक्यूल होंगे कैसे एक सेल बनाए होंगे। तो ये सब क्या है, कहानी है। और डार्विनियन आइडिया ये कहता है कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ है, जिसको नेचर सेलेक्ट किया है वही सर्वाइव किया है, बाकी जिनको नहीं सेलेक्ट किया, जो फिटेस्ट नहीं है, वो क्या हो गए, खत्म हो गए। ठीक। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन द अर्थ हैज़ बिन चेंजिंग ओवर मिलियन ऑफ द ईयर। जो डाइवर्सिटी है लाइफ की, किस पे, अर्थ की, चाहे प्लांट हो, एनिमल, माइक्रोब, फंजाई, कोई भी हो, इनकी जो बोल सकते हैं कि प्रजाति है या फिर जो लाइफ है, ये चेंज होती रहती है मिलियंस ऑफ ईयर पे। कोई बढ़ रहा है तो कोई घट रहा है, मीन्स ये रिसोर्सेज के ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर, इनके अंदर बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि किसकी बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा सर्वाइव करेगी। ठीक। इट इज़ जनरली बिलीव दैट द वेरिएशन पॉपुलेशन रिजल्ट इन द वेरिएबल फिटनेस। ऐसा माना जाता है कि जितना ज़्यादा वेरिएशन होगा पॉपुलेशन के अंदर, उतना ही ज़्यादा क्या होंगे, फिट होंगे। फिटेस्ट का मतलब क्या होगा, उतना ज़्यादा वो रिप्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। Other phenomena like the habitat fragmentation and genetic drift may attenuate these variation leading to the appearance of new species, hence evolution। कुछ और फिनोमिना है जैसे हैबिटेट फ्रैगमेंट होना, जेनेटिक ड्रिफ्ट होना। मीन्स कि हैबिटेट फ्रैगमेंट का मतलब है कि पहले यहाँ पे कोई एक स्पीसीज रहती थी, कोई प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से अपने आप को शिफ्ट कर लिया दूसरी जगह, जिसकी वजह से यहाँ पे एक नई बोल सकते हैं नई पॉपुलेशन जनरेट हो गई। जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या हुआ कि पहले यहाँ पे था स्पीसीज, यहाँ से दूसरी जगह चली गई, फिर यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो गई, फिर यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो गई, फिर यहाँ से अपने जैसे लोगों को जन्म देना स्टार्ट किया, पॉपुलेशन बढ़ाया, तो इसे बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट, जिसकी वजह से भी इवोल्यूशन आ सकता है। ठीक है। होमोलॉगी इज अकाउंटेड फॉर बाय द आइडिया ऑफ ब्रांचिंग डेसेंडेंट। ठीक है, डार्विन ने 2 थ्योरी दी थी। पहला क्या था, पहला था ब्रांचिंग डेसेंट था, दूसरा क्या था, नेचुरल सिलेक्शन था। जो ब्रांचिंग डेसेंट है ये किसको दिखाता, होमोलॉगी मीन्स एंसेस्टर्स को दिखाता है। स्टडी ऑफ द कंपैरेटिवली एनाटॉमी, फॉसिल एंड कंपैरेटिवली बायोकेमिस्ट्री प्रोवाइड द एविडेंस फॉर इवोल्यूशन। ठीक है, जब हमने स्टडी किया था, जब हमने देखा होमोलॉगस ऑर्गन कैसा इवोल्यूशन है, कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, एनालॉगस ऑर्गन कैसा है, इसके अलावा हमने फॉसिल्स देखे थे कैसे हैं, बायोकेमिकल्स हमने पढ़ा था कि प्रोटीन किस में है, मतलब डिफरेंट चीज़ के बिहार पे भी हम देख सकते हैं कि इवोल्यूशन का क्या है, एक प्रमाण है, एविडेंस है। Among the story of the evolution of the individual species, the story of the evolution of the modern man is more interesting and appear to be parallel evolution of the human brain and language। ठीक है, अगर हम बोल सकते हैं कि जो इंडिविजुअल की किसी इंडिविजुअल स्पीसीज की जो इवोल्यूशन है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग बोल सकते हैं या फिर सबसे ज़्यादा बोल सकते हैं कि सक्सेसफुल अगर किसी का इवोल्यूशन हुआ तो कौन है, मॉडर्न मैन है, मॉडर्न होमोसैपियन है। ठीक है, होमोसैपियन ही मॉडर्न वाले होमोसैपियन उनकी है। क्यों, क्योंकि उनका उसमें पैरेलल इवोल्यूशन हुआ,
उनमें इवोल्यूशन के साथ साथ क्या हुआ, उनकी ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ी, उनका स्किल ग्रो किया, मीन्स उनका लैंग्वेज भी क्या हुआ, डेवलप हुआ। तो ये क्या था, एक सक्सेसफुल इवोल्यूशन स्टोरी है। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ, मैं आपके लिए ट्रिक लाई हूँ कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि होमोलॉगस ऑर्गन या एनालॉगस ऑर्गन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं डाइवर्जेंट। ठीक है, अब ये ट्रिक क्या है, HDAC। HD में वीडियो देखो AC ऑन करके। ठीक है, अगर आप पढ़ रहे हो ऑनलाइन तो आप HD में वीडियो देखो। ठीक है, AC ऑन कर लेना क्योंकि अब गर्मी का सीजन आने वाला है। तो HDAC से याद करिए। H फॉर होमोलॉगस ऑर्गन के एंसेस्टर सेम रहे होंगे लेकिन फंक्शन डिफरेंट हो गया तो क्या हो गए, डाइवर्स हो गए, तो ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करेगा। एनालॉगस ऑर्गन जिनके एंसेस्टर क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, ऑर्गन डिफरेंट है लेकिन फंक्शन सेम हो रहा है, कन्वर्ज हो जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो याद रखना HDAC। ठीक है, HD में वीडियो देखो AC ऑन करके, HD में वीडियो देखो AC ऑन करके, मीन्स होमोलॉगस जो ऑर्गन होंगे जिनके एंसेस्टर सेम होंगे वो आगे चल के फंक्शन डिफरेंट करने लगे हैं, डाइवर्स हो गए हैं, तो क्या होंगे, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। एनालॉगस ऑर्गन क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन है, फंक्शन सेम हो गया, एंसेस्टर यहाँ पे डिफरेंट है बट फंक्शन सेम हो गया है, जिसकी वजह से एक साथ कन्वर्ज हो गए, इकट्ठा हो गए हैं, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको कहीं भी किसी लाइन में डाउट है या किसी पैराग्राफ में, डायग्राम में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। ठीक है, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। मैं नई एनसीईआरटी को फॉलो कर रही हूँ, अगर आपके पास नई एनसीईआरटी तो अपने एनसीईआरटी से पढ़िए, अगर नहीं है तो इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।